कश्मीर के पहलगांव में लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। नाम पूछकर गोली मारी गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये खबर सुनने में आ रही है और वाकई में बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हैं जिन्हें सुनकर भी, जिन्हें देखकर भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। इंसानियत लोगों की पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि वो लोग जो इन कामों को करते हैं, वो चाहे आतंकवादी हो या कोई भी हो, वो लोग इन कामों को करने से पहले एक बार भी एक अलौकिक शक्ति के बारे में नहीं सोचते कि यहाँ पर ही जाति पाति और धर्मवाद यहाँ पर ही बना है। लोग जो ऊपर से आते हैं, इंसान जो ऊपर से आते हैं, वो एक इंसान आता है, धरती पर आकर उसका बंटवारा हो जाता है, वो कुछ बन जाता है और उसी के हिसाब से जिस इंसान को भगवान ने धरती पर भेजा, वो अपनी इंसानियत भूल जाता है और पता नहीं इतने बड़े बड़े घटनाओं को कैसे अंजाम दे देता है। बहुत बुरा लगता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसे ही पहले कई घटनाएं हमारे सामने आई, लेकिन अब की ये जो घटना सामने आई है, वाकई में ये सुकून की सांस नहीं लेने देती। कई ऐसे परिवार उजड़ गए, कई माँओं के बच्चे उजड़ गए, बिछड़ गए उनसे, कई पत्नियों के सुहाग उजड़ गए। बहुत बुरा लगता है। तो आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर की आत्मा को जगाइए। जो इंसान भगवान, अल्लाह या कोई भी जो अपनी शक्ति को मानता है, जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं, वो ऐसे कृत्य को कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पर एक चीज़ें चलाई जाती हैं कुछ धर्म गुरुओं द्वारा या फिर कुछ लोगों द्वारा, कुछ ऐसी चीज़ें चलाई जाती हैं जिनकी वजह से लोगों के ब्रेन वॉश होते हैं और वो ऐसी गलत घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और यहाँ पर अपने कर्मों को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ लेते हैं, जिनका भुगतान हमें ऊपर जाकर करना पड़ता है। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करती, ये सभी धर्म जो भी देश में है, जो भी भारत देश में, विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन सभी की मैं बात करती हूँ, क्योंकि जन्म सबका होता है, मृत्यु सबकी होती है, ये एक बात कॉमन होती है। क्योंकि हर धर्म में अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन मरना और जीना हर धर्म में होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी जाति हो। तो इसीलिए सभी सतर्क हो जाएं, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ऐसी किसी भी घटना में ना उलझें, ऐसी किसी भी घटना का अंजाम आगे ना हो। बस यही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और बस यही कहना चाहूँगी, इसमें और आगे कुछ नहीं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, समाप्त तो नहीं हुई। जिन लोगों के परिवार के लोग बिछड़े हैं, उनका जो दर्द है वो वाकई में बहुत गहरा है। उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिससे बीतती है उसी को पता होता है। अब वक्त आता है कहानी शुरू करने का। आज की कहानी एक पुनर्जन्म की है। पुनर्जन्म की ऐसी है कि उसका जिस लड़के का पुनर्जन्म होता है, जिसे 7 साल की उम्र में सब कुछ याद आता है, वो पिछले जन्म में अपनी बेटी की शादी के लिए जाता है, खरीदारी करने के लिए, और वहाँ पर लुटेरे उसकी जान ले लेते हैं और वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन उसके अंतर मन में यही रहा, उसकी अंतिम इच्छा यही रही कि मेरी बेटी की शादी काश मैं कर पाता, काश मेरे घर की जिम्मेदारी में उठा पाता। लेकिन उसका बस नहीं चलता है और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो इस दुनिया से चला जाता है। अब उसका जन्म होता है दिल्ली के वैशाली में। वैशाली की एक कॉलोनी है जहाँ पर एक बहुत ही सभ्य परिवार है। सभ्य परिवार में जो पिता है वो एक बिजनेसमैन है और जो माँ है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। माँ का नाम मुस्कान है और जो पिता है उसका नाम राजेश है। राज एक जो छोटा सा बिजनेस करता है और उसी से अपना गुजर बसर करता है। माँ है वो अपनी नौकरी करती है। बेटा है जो अकेला है, एक ही बेटे पर वो कहते हैं कि अब हमें और बच्चे नहीं चाहिए, इसी की अच्छे से परवरिश की जाएगी। जब तक वो बहुत छोटा रहता है तब तक वो माँ लीव लेती है अपने काम से, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है और फिर प्ले के बाद फिर उसे आगे उसके स्कूल में डाल दिया जाता है। फिलहाल वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है और पढ़ने में बहुत ही माहिर है, लेकिन वो अपनी मैडम के साथ जो बात साझा करता है, वो मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मैडम से कहता है कि मैम, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपको एक बात कह सकता हूँ। और इस बात को वो बिहारी भाषा में कहता है। वो कहता है कि मेरा पिछला जन्म बिहार से है। मेरी बेटी जिसकी मुझे शादी करनी थी, मैं उसकी शादी नहीं कर पाया।
अब एक तीसरी क्लास का बच्चा जब अपनी मैडम से ऐसे बात करता है तो मैडम घबरा जाती है। मैडम को लगता है कहीं इसको कोई दिमाग की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। वो वहीं पर उसे रोक देती है और उसे समझाती है और कहती है इस बात पर कल बात करेंगे, अभी छुट्टी का टाइम हो गया है। और वो बच्चा वहीं बात रुक जाती है, वो अपने घर आ जाता है। लेकिन वो मैडम तुरंत उसकी माँ को कॉल करती है और उसकी माँ को ये सारी बात बताती है। वो कहती है ये बच्चा कहता है कि मैं बिहार से हूँ और जबकि इसका जन्म तो दिल्ली में हुआ है। उसकी माँ भी कहती है कि हाँ, कभी कभी ये अलग लैंग्वेज बोलता है, लगता है बिहार की लैंग्वेज हो, लेकिन हम सोचते हैं कहीं से देखा होगा, कोई दोस्त होगा, इसीलिए हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं। लेकिन जब मैडम ये बात कहती है तो अब वो माँ विश्वास करने के लिए तैयार हो जाती है। जब उसका बेटा उसके साथ खाना पीना खाकर सो रहा था, तभी वो माँ अपने बेटे से बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी टीचर का फोन आया था, तुम उनसे क्या कह रहे थे, मुझे वो सब कुछ जानना है। जब माँ इतने प्यार से पूछती है तो वो बेटा आंखों में आंसू लिए सब कुछ बताता है। बेटे का नाम अनमोल होता है और वो कहता है कि माँ, मेरा पिछला जन्म बिहार में था। मेरे 4 बच्चे थे। मेरी बड़ी बेटी 17 साल की थी, जिसका नाम ममता था, जिसकी शादी होने वाली थी। और मैं शादी की शॉपिंग करने के लिए गया था और वहीं पर कुछ लुटेरों ने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए, जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। और वहाँ पर उन्होंने मुझे एक धारदार हथियार से जख्मी कर दिया। मैंने काफ़ी कोशिश की थी क्योंकि वो लोग मुझे खींचकर एक गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर छोड़ गए थे। वहाँ से मैंने सड़क पर आने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा और उसके बाद मेरी सांसें थम गई। उसके बाद मैं भागता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और मैं भाग रहा हूँ, मैं घर पहुँच जाता हूँ। घर जाकर देखता हूँ तो मेरे घर में शादी की तैयारियाँ चल रही थी। मेरी बड़ी बेटी एक दुल्हन बनने के लिए तैयार थी। उससे छोटी बेटी जो 15 साल की थी, जिसका नाम सपना था, वो सारी तैयारियों को बड़ी ज़िम्मेदारी से कर रही थी। उससे छोटा बेटा मेरा जो 12 साल का था, जिसका नाम शंकर था, वो बहुत अच्छे से खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ और जब उसकी माँ बुलाती तो उस काम को कर दिया करता। और उससे भी छोटा मेरा एक और बेटा था, जिसका 10 साल उम्र थी, जिसका नाम शिवम था। वो भी बहुत अच्छे से अपने दोस्तों में खेल रहा था। सभी ने नए कपड़े पहने हुए थे और घर में किसी को भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। शाम तक मैं वहाँ रहता हूँ। शाम तक जब मैं नहीं आता हूँ तो मेरी पत्नी हमारे पड़ोसियों से कहती है कि वो सुबह के गए हैं, अभी तक नहीं आए। तो वो पड़ोसी शहर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि एक व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है। वो मेरी डेड बॉडी थी। मैं रैंक के जंगल में से सड़क किनारे आ गया था, लेकिन तब तक मेरा शरीर छोड़ चुका था, प्राण मेरे बाहर निकल चुके थे। और इस बात को सुनकर अब उसके घर में मातम पसर जाता है। उसके शरीर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके पोस्टमार्टम के लिए बात करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है। कहती है कि साफ दिख रहा है इसे लोगों ने मारा है, मेरे पति की मिट्टी को और खंडन मत कीजिए। और वहाँ से लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उस बेटी की शादी वहीं रुक जाती है। और वो घर वाले डिसीजन ले रहे थे इन सब चीज को, वो व्यक्ति देख रहा था। उसका पिछले जन्म का नाम आनंद था। उसकी उम्र 40 साल थी। वो अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम था। वो जमींदारी किया करता था, यानी खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी घर का काम काज संभालती थी, लेकिन आज वो अकेली रह जाती है। आज वो सोचती है कैसे खेतों का काम किया जाए, कैसे सब कुछ संभाला जाए। बस वो इसी चिंता में आंगन में बैठी बैठी रोया करती है। और वो इस सब को देखता है, कई बार अपनी पत्नी को चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और एक दिन हवा के झोंके में विलीन हो जाता है। और उसके बाद वो जब होश संभालता है तो वो अपनी इस माँ की गोद में है, जो मुस्कान है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो ये सारी बातें रात को अपनी माँ को बताता है। माँ भी रोते रोते ये सारी बातें सुनती है और बस अपने मन में इस बात को दबा लेती है और अपने बेटे को संभालने की कोशिश करती है और अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, अब तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। हो सकता है क्योंकि अब तुम 7 साल के हो चुके हो और ये पता नहीं कब की बात है, तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी होगी, तुम्हारी पत्नी घर को संभाल चुकी होगी। वो माँ उसे ऐसे समझाती है, लेकिन वो बेटा बहुत रोता है। अमन रोता है और अनमोल रोता है और कहता है कि मुझे बस एक बार अपने परिवार को देखना है।
अब उसकी माँ अपने बेटे की इस भावना को समझती है और उसके पिता से बात करती है। पिता राजेश इस बात को सुनकर हैरान होता है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन था, उसे एक मैगजीन पढ़ने का बहुत शौक था, तो उस मैगजीन में उसने कई बार पुनर्जन्म का जिक्र सुना था। लेकिन आज पुनर्जन्म उसके परिवार में हो चुका था, तो अब इस बात को पूरा करने के लिए वो खुद छानबीन करना चाहता है। वो बेटा बिहार का जो गांव बताता है, उस बिहार के गांव में वो पिता खुद से जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, छोटी बेटी की शादी होने वाली थी, क्योंकि उस समय उसकी बेटी 15 साल की थी, आज उसकी बेटी 24 साल की हो चुकी है। क्योंकि माँ मेहनत करती थी, पैसा नहीं जुटा पाती है, और जब शादी होने वाली थी तो वो पिता को पता चलता है कि वाकई में यहाँ शादी होने वाली है। वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर आता है, अपने बेटे को लेकर आता है और उस गाँव में, उस घर में आता है। आने के बाद वो जो लड़का है अनमोल, वो सभी को पहचान लेता है, लेकिन वो पत्नी उसे नहीं पहचान पाती है। तभी वो उसे बुलाता है और कहता है, सुनो भाग्यवान, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आया हूँ। मेरे दुर्भाग्य था कि मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो सका, लेकिन इस बेटी का कन्यादान मैं ही करूँगा। वो ये बात को सुनती है और वो कहती है कि आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति आनंद। मुझे लुटेरों ने मार दिया था, मैंने बहुत कोशिश की थी। उसके बाद भी मैं आया था जब तुम रोई थी, जब तुम ये सारे डिसीजन ले रही थी, मैं सब कुछ देख रहा था। जैसे वो इन बातों को बताता है, उस पत्नी को विश्वास हो जाता है और वो उसे गले लगा लेती है। लेकिन अब ये जोड़ा बेमेल था। 45 साल की पत्नी हो चुकी थी, 7 साल का पति था। अब वो करते तो कैसे रहते। लेकिन वो जो पति पत्नी है, मुस्कान और राजेश, वो भरपूर सहयोग करते हैं, उसकी बेटी की शादी कराते हैं, धूमधाम से शादी होती है। और अब उस छोटे से बच्चे की आंखों में चमक थी। और वो जो छोटे बच्चे थे वो अब बड़े हो चुके थे। उनको, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो सरकारी स्कूल में चल रही थी, उसमें भी वो लोग भरपूर योगदान देते हैं और उन बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग दिल्ली चलो, वहाँ पर बहुत नौकरियाँ हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से बड़े बेटे को आनंद अपने साथ ले आता है, जो अब इस जन्म में अनमोल था, और वहाँ पर उसके पिता की जो बिजनेस था उसमें वो हाथ बटाने लगता है। अनमोल अब अपनी पढ़ाई करता है, उधर उसकी मीरा अपने छोटे बेटे के साथ रह जाती है, वो उसकी देखभाल करती है और वो भी सुकून की सांस लेती है। जो बड़ी बेटी है वो भी शादी में आई थी अपने पिता से मिलकर, वो भी बहुत खुश होती है और इस तरीके से दो परिवार एक हो जाते हैं और एक छोटा सा बच्चा अपना पिता का फर्ज पूरा करता है, अपनी बेटी का कन्यादान करता है और आज बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत बड़ा हो चुका है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी हमें यहाँ पर दर्शाती है कि वाकई में जो पुनर्जन्म होते हैं, जो आत्मा की अधूरी इच्छा होती है, जैसे जब किसी कैदी को मारने से पहले जब उसको मौत की सजा होती है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसकी उस अंतिम इच्छा को पूरा करने का राज यही होता है। अगर अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो दूसरा जन्म लेकर आते हैं और उसे पुरानी बातें याद होती हैं। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका शेयर बहुत अच्छा लगता है और आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है। जब आप कमेंट करते हो तो दिल से खुशी होती है और आपके कमेंट से ही बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो लिखती हैं कि कश्मीर में बहुत बुरा हुआ है, दिल दुखी है, मन नहीं लग रहा, बहुत परेशानी हो रही है, न जाने क्यों लोग इंसानियत भूल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो हो चुका है उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे हम ठीक कर सकते हैं और उसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। आप चिंता ना करें, वाकई में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन चिंता से कुछ भी नहीं हो सकता। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र शुक्ला जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है चौबे प्रधान जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें।
अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत से नाम रह गए हैं जिनको अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।